बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इंपॉर्टेंट और तशवीशनाक डिटेल्स हैं। जजेस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के दो फाजिल जजेस की तरफ से इख्तलाफी नोट तो जारी कर दिया गया है। उस इख्तलाफी नोट की तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। 29 सफ़हात पर मुश्तमिल ये नोट है, लेकिन इस नोट में कुछ पैराग्राफ्स हैं और पैराग्राफ नंबर 10 से लेकर 13 ये वो फैसले का हिस्सा है जो सब कुछ खत्म कर सकता है। इसका मकसद क्या है और इख्तलाफी नोट की असल लेकिन जो खतरनाक वजह है, किसका रास्ता रोकना इस वक्त मकसद है और इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उन्हें किस तरह से घेरा जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक घंटे में, एक दिन में जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। याद रखिएगा कि काजी साहब का नोटिफिकेशन 3-3.5 महीने पहले जारी हो गया था उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट से। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। काजी साहब भी किसी मकाम पे खड़े होकर ये नहीं कहते कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। गेम कुछ और है और इस अनप्रेसिडेंटेड इख्तलाफी नोट जो कि 29 सफ़ात का है, इसमें से 2 पेजेस ऐसे हैं जो पूरे का पूरा सिनेरियो बदल सकते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवाऊंगा जो इस फैसले के पैराग्राफ नंबर 10 से 13 हैं। उन्हें हमने मनुअन लफ्ज बाय लफ्ज एनालाइज भी करना है और उसके जो आइंदा आने वाले दिनों में असरात हैं उन्हें भी समझना है। और इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनका भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। यानी अगर ये नोट ही खेलना है, इख्तलाफी नोट्स और इजाफी नोट्स, जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला तो मेजॉरिटी जजमेंट है, लेकिन वो उस मेजॉरिटी जजमेंट के साथ क्या सरप्राइज दे सकते हैं ये डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें ताकि फायरवॉल और हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किए जाने का जो असर है वो जाहिल हो सके। अब जरा बगैर वक्त जाया किए इस फैसले की डिटेल्स पर आ जाते हैं और इसे इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ा दिलचस्प तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। जियो की बात की जाए, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने इसे इख्तलाफी नोट नहीं बल्कि अक़लियती फैसला कहा है। पीटीआई को रिलीफ आइन के बरक्स तख्लीक किया गया। आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और 106 जो है आर्टिकल आइन का, उसे मुअत्तल करना होगा। ये सारी की सारी बातें इसमें कही गई हैं, लेकिन इसके जो पैराग्राफ नंबर 10, 11, 12 एंड 13 है वो पूरे का पूरा सिस्टम तबाह कर सकते हैं, सब कुछ खत्म कर सकते हैं, पीछे कुछ बचना नहीं है। और किस चीज के पीछे सब कुछ खत्म हो सकता है? एक जुडिशल पैकेज और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोकना। इसके अलावा कुछ और नहीं है। और सिस्टम ने इस वक्त चूंकि यह फैसला कर लिया हुआ है कि हर हद तक जाना है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सिस्टम के पास नहीं है। और अब काजी साहब के इंतहाई हम ख्याल जज साहिबान जो हैं, इंतहाई हम ख्याल 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने यह फैसला तो जारी कर दिया, इंतजार भी नहीं किया तफसीली फैसले का। तफसीली फैसला आता तो उस पर बात करते अपने इख्तलाफी नोट में, या उसके साथ ही जारी होता तो लगती हमें समझ। लेकिन बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन सिस्टम की भी बढ़ती जा रही है। जो पार्लियामान में कानून साजी की गई, हर तरह से इस वक्त एजेंडा एक है, टारगेट एक है, एम एक है कि 2/3 इस सिस्टम को दी जाए ताकि जुडिशल पैकेज जो बहुत लुक्रेटिव है, बहुत उसके अंदर मजा आ रहा है उसे सुन के, जी 3 साल एक्स्ट्रा हम सुप्रीम कोर्ट के जज के मनसब के ऊपर फाइज रहेंगे, वाह भाई वाह। लेकिन उन 8 जजेस को भी तो सलाम करें, जुडिशल पैकेज उन पे भी एप्लीकेबल था। जस्टिस मंसूर अली शाह को तो कहा गया 3 साल आप मजीद चीफ जज रहे, उसके बाद 3 साल चीफ जस्टिस बने, सब कुछ सेम होगा आपके लिए। लेकिन डट गए ना, तो इसलिए याद रखे जाएंगे। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 10 पर। इस पैराग्राफ नंबर 10 में कहा गया है कि बार्स ऑफ सेक्शन 104 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 वाज इनिशियली चैलेंज्ड बिफोर द हाई कोर्ट। इवन इन द प्लीडिंग्स बिफोर दिस कोर्ट द वायर्स वाज चैलेंज्ड। इन्होंने कहा कि जो सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो हाई कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ और फिर हमारी अदालत के सामने भी उसे चैलेंज किया गया। बट एट द टाइम ऑफ हियरिंग बाय द 13 मेंबर बेंच, द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट कैटेगरी स्टेटेड मोर देन वंस बिफोर कोर्ट एंड व्हेन कोर्ट इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम वेदर द अपीलेंट स्टिल प्रेस देयर चैलेंजेस
to the wires section 104 of the act and the learned council categorically stated that he does not challenge the wires of section 104. यानी उन्होंने कहा कि हमने पूछा जो अपील करने वाले हैं उनके वकील से अदालत में बार बार पूछा गया कि क्या आप उसे दोबारा से चैलेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं. he will instead submit his arguments with regard to interpretation of section 104 और वो अपनी तफसीली जवाब अदालत को जमा करवाएंगे जिसमें वो इंटरप्रिटेशन है सेक्शन 104 की इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो उसके ऊपर अपनी बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील. Unless section 104 as well as the relevant rules are also suspended and new section or rules are substituted, the majority order cannot be passed. कह रहे हैं कि 104 जो है जब तक इस सेक्शन को सस्पेंड नहीं किया जाता, रेलेवेंट रूल्स को उड़ाया नहीं जाता, नए सेक्शन आर्टिकल जो है इलेक्शन एक्ट 2017 में नहीं लाए जाते और नए रूल सब्स्टिट्यूट नहीं किए जा सकते, जिस दिन तक वो ना हुआ उस वक्त तक ये मेजॉरिटी का डिसीजन पास नहीं हो सकता. इलेक्शन कमीशन को रास्ता दिखा दिया कि जी ये रास्ता है, ये फैसला तो पास ही नहीं हो सकता, ये फैसला तो रुक जाना चाहिए. फिर इस सब के अंदर जो 11वां पैराग्राफ है वो और ज्यादा अहम, एक स्टेप आगे जा रही है ना. वी आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ आवर जुरिस्डिक्शन बिफोर हियरिंग अ मैटर फिक्स्ड बिफोर अस. कह रहे हैं कि हम हमेशा कॉन्शियस होते हैं और हमें इसका ख्याल होता है कि हम अपनी जुरिस्डिक्शन, अपने दायरा इख्तियार को देखें जो हमारे सामने आ रहा है. us whether as a judge of the high court or that of this court, यानी हाई कोर्ट के जज को भी ये होता है कि अपना दायरा इख्तियार देखे और इस अदालत के जज को भी ये होता है कि वो अपना दायरा इख्तियार देखे. in the instant matter we are conscious that we are sitting in a jurisdiction vested in this court under article 184 of the constitution and can exercise jurisdiction under article 175 of the constitution but cannot exercise any other jurisdiction as this is not conferred upon this court. कह रहे हैं कि जी हम आइन का आर्टिकल 185 तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आर्टिकल 175 भी, लेकिन इसके अंदर हम कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन को, आइन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते जो इस अदालत को इख्तियार नहीं दिया गया. देयरफॉर इट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड, इसलिए कुछ और नहीं किया जा सकता. इन दिस मैटर ओनली द एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज इन्वोक्ड बाय फाइलिंग पिटीशंस अंडर आर्टिकल 185(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर आफ्टर लीव वाज ग्रांटेड. कह रहे हैं कि अपील की गई थी तो हमारी जुरिस्डिक्शन इसमें महदूद हो जाती है. द मैटर एलियन टू द जुरिस्डिक्शन, यानी कि ये मैटर जो है इस जुरिस्डिक्शन के साथ था ही नहीं, तो इस पे फैसला नहीं हो सकता था. और फिर इन्होंने क्या कहा, द मेजॉरिटी जजमेंट इग्नोर्स ऑल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने कहा है कि जी हर चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को, हर चीज को वायलेट कर दिया. किसने? मेजॉरिटी जजमेंट ने. अब आगे ये कहते हैं कि जी रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड टू पीटीआई as PTI was not before the court neither tried to become a party before election commission, high court or before this court. यानी पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि पीटीआई पार्टी नहीं थी, यहां पे इस अदालत में आई नहीं, ना इलेक्शन कमीशन गई, ना हाई कोर्ट गई, ना इस कोर्ट में आई और ना ही उन्होंने रिजर्व सीट्स क्लेम की, which were an issue in the instant litigation. If the said 39 plus 41 persons take any step on the basis of the judgment which is not in accordance with the constitution, इन्होंने कहा है कि अगर ये 39 प्लस 41 लोग जो हैं कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो इस अदालत के फैसले के मुताबिक है लेकिन आइन के मुताबिक नहीं है, दे मे लूज देयर रिजर्व्ड सीट्स एज अ रिटर्न कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये खतरनाक बात कि जी वो जो अरकान है पीटीआई के वो अपनी सीट्स भी, रिजर्व तो दूर की बात, अगर वो इस अदालत के फैसले पर अमल करते हैं, मेजॉरिटी जजमेंट के फैसले पर अमल करते हैं पीटीआई के एमएनएस, तो वो अपनी सीटें भी कमाएंगे क्योंकि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी. वाह भाई वाह. वी आर आल्सो ऑफ द फर्म व्यू दैट एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी आस्क्ड टू टेक एनी स्टेप और डिसीजंस व्हिच आर नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें यह भी हमारा मानना है कि कोई भी आईनी इदारा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए. इफ द सेड 80% चेंज देयर स्टांस ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी जजमेंट, दे विल बी गिल्टी ऑफ वायलेटिंग देयर ओथ. अगर ये 80 लोग जो हैं पीटीआई के, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या आजाद जो ये कह रहे हैं, अपना स्टांस, अपना मौकफ बदलते हैं इस मेजॉरिटी जजमेंट की बुनियाद पे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बुनियाद पे, तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 65 थर्ड स्केड्यूल बीइंग द ओथ ऑफ फॉर द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली. फिर आगे इन्होंने जो नेशनल असेंबली का ओथ है वो भी डाल दिया है. अब ये चीज बड़ी खतरनाक है और ये चीज बड़ी अलार्मिंग है. अच्छा, इस सबके साथ ही साथ जो इसका पैराग्राफ नंबर 12 है
और पैराग्राफ नंबर 13 पर आता हूं, जो आखिरी नेल इन द कॉफिन है, जो सब कुछ तबाह कर सकता है। पहले जरा 12 पे आते हैं। फॉर क्रिएटिंग एंड कार्विंग आउट रिलीफ इन दीज प्रोसीडिंग्स फॉर पीटीआई वी वुड हैव टू ट्रैवल बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 175 एंड 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पीटीआई को अगर हमने रिलीफ देना है तो हमें अपनी आईनी हुदूद से निकलना पड़ेगा। जो आर्टिकल 175 और 185 ने हमारी आईनी हुदूद मुकर्रर की, हमें उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। और आर्टिकल जो है आइन का 51, 106 एंड 63, उसे सस्पेंड करना पड़ेगा, आइन के ऊपर अमल दरामद रोकना पड़ेगा। और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 104 जो है और रेलेवेंट रूल्स को भी खत्म करना होगा। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा, फिर सब के अंदर ये कहते हैं सच आर्टिकल्स एंड सेक्शंस देयर इन सब्स्टिट्यूशन एंड इन कॉन्सेंस विद द रिलीफ ग्रांटेड थ्रू द मेजॉरिटी जजमेंट। प्रीवियसली देयर वाज अ टर्म यूज्ड व्हिच वाज रीडिंग into the constitution or reading down the constitution, but now a new phrase has been introduced, that of inserting new articles in consonance with the relief to be granted। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले कहा जाता था कि आइन को पढ़े रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब नए आइन के आर्टिकल्स बीच में डाले जा रहे हैं। ऐसी तनकीद, मतलब पीछे क्या बच जाता है फिर। अब इस सब के अंदर कहते हैं वी डू नॉट हैव द करेज टू गो टू सच एक्सटेंट टू गिव रिलीफ टू अ पार्टी हु इज नॉट बिफोर द कोर्ट। हमारे पास तो इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी बहादुरी नहीं है हमें कि हम ये कर सके उसे रिलीफ दे दें जो इस अदालत आया भी नहीं। ऑल द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 वुड आल्सो हैव टू बी इग्नोर्ड एज नाइदर एनी पार्टी बिफोर द कोर्ट आस्क्ड इन राइटिंग नॉर ऑरली फॉर द रिलीफ व्हिच हैज बीन ग्रांटेड। यानी सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 जो हैं उन्हें भी इग्नोर किया गया क्योंकि कोई ऐसा रिलीफ जुबानी कलामी भी नहीं मांगा गया। अब आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 13 पर, जो कि मैंने आपको कहा ना कि 10 से लेके 13 तक पैराग्राफ, सारी कहानी खत्म। रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ 80 पर्सन्स, नो वन हैज डिनाइड दैट दे हैव ज्वाइंड एसआईसी। इन 80 लोगों के वाले से ये चीज हमें नहीं फर्क पड़ती कि इसमें किसी ने इस बात का इनकार नहीं किया कि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने भी इसे नहीं किया डिनाई, ना ही कोई कंटेस्टिंग पार्टी ने कहा, इवन पीटीआई ने ये डिनाई नहीं किया। हु देन आर वी डू टू अनडू ऑल द थिंग्स एंड रिवर्स द सेम एंड क्रिएट अ न्यू प्रोसेस प्लस क्रिएट अ न्यू पार्टी एंड आर्बिट्रेरी टाइम लिमिट फॉर ज्वाइनिंग एनी पार्टी ऑफ देयर चॉइस। यानी अब ये क्या कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं कि हम इस सब के अंदर उस चीज को अनडू करें जिसे किसी ने चैलेंज नहीं किया और एक नई पार्टी बना दें और एक आर्बिट्रेरी टाइम लिमिट, अपनी मर्जी से टाइम लिमिट बता दें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका डिसरिगार्ड है। और आर्टिकल 62 और 63 और 63A को सस्पेंड किया गया, ना ही सस्पेंड हुए हैं, तो ये सब कुछ तो नहीं हो सकता। अब इस सब के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने ये एक नुक्ता रखा था, लेकिन अब मैंने कहा कि इसमें डिटेल्ड बात की जाए। इस आर्टिकल 13 के जो आखिरी 3 लाइनें उनमें आप जाएं, पैराग्राफ नंबर 13 में कि एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट व्हिच इज नॉट इन कंसिस्टेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन ऑफ द स्टेट। रास्ता दिखा दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला जो आइन के मुताबिक नहीं है, वो कोई आईनी बॉडी उसके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं है। यानी अब ये फैसला मैं भी बैठ के कर सकता हूं कि जी मेरे खिलाफ जो अदालत का फैसला आया, क्या कल को ये होगा कि मैं कहूं कि ये तो आइन से मुतसादिम, अमल ही नहीं करना, बात खत्म, अल्लाह खैर सल्ला। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि यह चीज बहुत वाज़ेह है, यह चीज बहुत दो टोक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एंड दिस इज क्रिस्टल क्लियर राइट नाउ कि यह सब कुछ जुडिशियल पैकेज के लिए हो रहा है, यह सब कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए हो रहा है एज द चीफ जस्टिस, क्योंकि निजाम अक्टूबर 25 के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का आना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और इस सब के अंदर यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बका की जंग बना दी गई है। जुडिशियल पॉलिटिक्स इस वक्त अपने उरूज पे जा पहुंची है। काजी साहब खुल के सामने नहीं आए, 2 जजेस सामने आ चुके हैं और इस सब के अंदर इदारों को रास्ता दिखाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करो। गया साइड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के आप पाबंद ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि होना क्या है, कुछ दूसरी साइड से भी तो होना है ना, ऐसे तो नहीं होता कि आप करते रहे। अब जरा आप इंतजार करें जस्टिस मंसूर अली शाह के लिखे तफसीली फैसले का, तसल्ली भी होगी और तशफ़ी भी होगी, और जिससे उससे तसल्ली और तशफ़ी ना हुई वो फिर ये सोचे कि अगर जस्टिस अथर मिनल्ला ने नोट लिख दिया, काजी साहब के उस बल्ले का निशान लेने वाले फैसले पे बात हो गई, इलेक्शन धांधली पे बात हो गई, जस्टिस अथर मिनल्ला ने अगर इजाफी नोट लिख दिया तो फिर किधर जाएंगे तो करेंगे क्या, ये चीजें भी लोगों को समझनी पड़ेंगी। तो इतना आसान नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।